हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर कुमार। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और क्लासेस को आप एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एक लेक्चर। जैसा कि आपको पता भी है, हमारा चल रहा है इंडियन पॉलिटी के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, उसमें हमने जो है 1919 तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख लिया है दोस्तों। और सारी क्लासेस जो भी हैं 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो है सभी तक जो है क्लासेस जो है अपलोड कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम जो देखेंगे दोस्तों, वो देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 देखने से पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, जिसको हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी हम उसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो हम चलिए दोस्तों क्विक रिवीजन कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। इसमें क्या था, हमारा जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन जो है हमारा लगभग इसमें दोस्तों आ चुका था। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ट्रांसफर लिस्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके लिए गवर्नर और मिनिस्टर्स दोनों ही कहीं ना कहीं दोस्तों रेस्पॉन्सिबल थे। ठीक है। इसके अलावा जो है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके लिए जो है जो मिनिस्टर थे वो नॉमिनेट किए जाते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। जो इलेक्ट होकर मेंबर्स आते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से, उनको जो है एज ए मिनिस्टर नॉमिनेट किया जाता था दोस्तों। इसी के साथ साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसके अंदर जो है रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल जो है कोई भी इंटरफेयर उसमें नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। इसी के साथ साथ अगर हम लेजिस्लेटिव चेंजेस या विधायी परिवर्तन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रांतीय सरकार या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इसमें हमने देखा था कि रिजर्व सब्जेक्ट क्या रहेंगे और ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो थे लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशंस, फाइनेंस, लैंड रिवेन्यू, ईटीसी को जो है रिजर्व सब्जेक्ट बोला गया। और ट्रांसफर लिस्ट में या ट्रांसफर सब्जेक्ट जो बोले गए वो एजुकेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, और इस तरह की जो चीज़ें थी वो हमारा जो है लेजिस्लेटिव चेंजेस के अंदर आया था। तो ये था दोस्तों हमारा 1919 का जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या ये कह लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और आज की जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, उसके अंदर हमको जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। और इसके बाद हमारा बस एक ही एक्ट बचेगा जो कि होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। यानी कि इस क्लास के बाद एक क्लास और होगी और हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगभग जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे संविधान का निर्माण या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है। यानी कि भारत का जो संविधान है वो कैसे कैसे बना। तो आप दोस्तों अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए और इनसाइट आईक्यू के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो क्या क्लास है वो हम देख लेते हैं। अभी भी हमारा जो है क्राउन रूल चल रहा है दोस्तों, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक चलेगा। ठीक है। 1947 में अभी हम पहुंचे नहीं हैं, अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर दोस्तों 1935 में। तो 1935 के बाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1947 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, और इसी के साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो अभी भी हमारा क्राउन रूल चल रहा है, क्योंकि बात कर रहे हैं हम 1935 की। तो 1935 में हमारा क्या आता है, 1935 में आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसको हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए। तो सबसे पहला जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ दोस्तों, वो हुआ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज क्रिएटेड। यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है यहाँ पे क्रिएट करी गई दोस्तों। दिस फेडरेशन वाज टू कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि जो ये फेडरेशन था ये जो है ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट से मिलकर बना हुआ था दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। ब्रिटिश इंडिया वुड हैव टू ज्वाइन द फेडरेशन एंड इट वाज मैंडेटरी। यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में था क्षेत्र, उसमें जो है इस फेडरेशन को ज्वाइन करना मैंडेटरी था, लेकिन नॉट कंपल्सरी फॉर द प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन फेडरेशन। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रांतीय क्षेत्र थे या प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको जो है ज्वाइन करना इस फेडरेशन को मैंडेटरी नहीं था दोस्तों। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नर जनरल कुड इंटरफियर इन मैटर अंडर द रिजर्व लिस्ट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और गवर्नर जनरल थे, ये जो है रिजर्व लिस्ट के मैटर में मतलब जो है इंटरफेयर कर सकते थे दोस्तों। मैंने आपको कल भी बताया था जो हमारे रिजर्व लिस्ट के मैटर थे, जैसे लैंड ऑर्डर हो गया, इरिगेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, लैंड हो गया, रिवेन्यू, ये हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुझे हर जगह बताने की मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे रिपीट करना चाहिए था, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया है, क्योंकि ये हम 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रिजर्व लिस्ट का जो भी मैटर था
उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल दोनों ही इंटरफेयर कर सकते थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब देखिए, फेडरेशन जो बनी तो सही, लेकिन कभी भी वो उस तरह से काम नहीं कर पाई जिस तरह से उसको करना था, क्योंकि उसमें जो है उसको अच्छे से काम करने के लिए जो है प्रिंसली स्टेट्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने कभी उसको सपोर्ट किया ही नहीं। तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि फेडरेशन बनी तो सही, ऑल इंडिया फेडरेशन बनी तो सही, लेकिन वो कहीं भी कारगर सिद्ध नहीं हुई। जिस मोटो से उसको बनाया गया था वो मोटो कभी पूरा हुआ ही नहीं दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा गवर्नर हैड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंशियली लेजिस्लेटर डीआरकी एंडेड। यानी कि इसमें क्या हुआ, हमारा जो डीआरकी थी यानी कि द्वैध शासन सिस्टम था, वो जो है हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या था, जो गवर्नर था जो है मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करने के लिए जिम्मेदार था दोस्तों। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मोटा मोटा अगर हम इस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखते हैं, ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी हैं चीज़ें। जो है एक फेडरेशन बनी, फेडरेशन जो मिलकर बनी ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट से मिलकर बनी। जो ब्रिटिश इंडिया था उसको इस फेडरेशन में शामिल होना मैंडेटरी था, जबकि जो कि प्रिंसली स्टेट था उसका इसमें शामिल होना मैंडेटरी नहीं था दोस्तों। जो इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल दोनों ही रिजर्व लिस्ट के मैटर्स में जो है इंटरफेयर कर सकते थे। और रिजर्व लिस्ट में हमारा क्या क्या आता है, रिजर्व लिस्ट में हमारा आता है दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू, ईटीसी। ये जो है ये हमारे सारे के सारे मैटर जो है रिजर्व लिस्ट में आते हैं। इसी के साथ साथ जो फेडरेशन बनी वो बनने के बाद में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जो हमारा प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने जो है उसको सपोर्ट नहीं किया। तो बनना और ना बनना उसका दोनों ही असफल ही रहा बनना, मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप। इसके बाद जो है गवर्नर ने जो गवर्नर थे वो जो है मिनिस्टर्स की एडवाइस पे फॉलो करने के लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल थे दोस्तों। ठीक है, और ये जो द्वैध शासन था, डायरकी थी, ये जो है इसमें समाप्त हो गई। तो ये हमारे दोस्तों इसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कहीं ना कहीं होकर रखे हुए मतलब जो है इसके अंदर जो है किसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर दोस्तों। इसके बाद हम जो है मैंने जैसा कि इसमें बताया डीआरकी वाज अडॉप्टेड एट द सेंटर, सेंटर ने उसको डीआरकी को जो है अडॉप्ट कर लिया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम एक बार हिंदी में भी गो थ्रू कर लेते हैं। अखिल भारतीय संघ बनाया गया। इस संघ में ब्रिटिश भारत और रियासतें शामिल थी। ब्रिटिश भारत को संघ में शामिल होना होगा और यह अनिवार्य था। रियासतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था। राज्य सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित सूची के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते थे। ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। रियासतों की आवश्यक संख्या से समर्थन की कमी के कारण फेडरेशन कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। राज्यपाल को प्रांतीय विधानमंडल के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था। द्वैध शासन समाप्त हो गया। केंद्र में द्वैध शासन को अपनाया गया। तो जो मैंने आपको वहाँ पे इंग्लिश में समझाया वही यहाँ पे है। कुछ हमारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल प्योरली हिंदी में ही समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो मैंने प्योरली हिंदी में भी बना दिया। अगर मिक्स में समझना है मिक्स में आप समझ लो, ठीक है, इंग्लिश में आप समझ लो, और अगर आपको हिंदी में ही समझना है तो हिंदी में आप समझ लो, कोई इशू नहीं है दोस्तों। आप ही के लिए बनाया जा रहा है कंटेंट, आप ही के लिए वीडियो बनाई जा रही है। जितना आप इनको पढ़ के सुन के नॉलेज गेन कर सकते हैं कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कंटेंट एकदम फ्री है। और फ्री की चीज़ें क्या हैं, बहुत मेहनत से बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन कंटेंट को बनाने में मेहनत नहीं लगती है दोस्तों। और इस मेहनत के बदले आपसे सिर्फ हम चाहते हैं आपका सपोर्ट। आई होप कि आपका सपोर्ट दोस्तों बना रहेगा, और वो किस फॉर्म में बना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं लेजिस्लेटिव चेंजेस। तो लेजिस्लेटिव चेंजेस में क्या हुआ, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, यानी कि सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में जो है पावर का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। देयर वर 3 लिस्ट विच गेव द सब्जेक्ट अंडर ईच गवर्नमेंट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। देखिए, मैंने जब 1919 का आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताया था, मैंने वहाँ पे भी आपको बताई थी एक चीज़ कि जो है आज की डेट में जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो 3 तरह की लिस्ट हमको देखने के लिए मिलती हैं। एक मिलती है सेंट्रल लिस्ट, एक मिलती है स्टेट लिस्ट, एक मिलती है कंकरेंट लिस्ट। तो अगर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं बना होता तो क्या आपको वो सब चीज़ें आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलती? कभी भी नहीं मिलती दोस्तों। ठीक है, और हो सकता है कि मिल भी जाती, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आसानी से अगर मिल रही हैं, उन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल के इम्प्लीमेंट करके देख के रखा हुआ था, और जस्ट हमने इन सब चीज़ों को उठाया और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोस्तों डाल दिया। ठीक है ना, तो अगर ये चीज़ें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आ गई थी, यही कारण है कि आज भी सिर्फ नाम परिवर्तित किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यही लिस्ट आज की डेट में भी भारत के संविधान में है दोस्तों। अभी भी हम इंडियन पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, जब हम वहाँ पे जाएंगे वो भी मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि क्या क्या मैटर जो है सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, क्या क्या मैटर जो है स्टेट लिस्ट में आते हैं, और क्या क्या मैटर कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, वो मैं सारा आपको वहाँ पे ब्रीफ में बताऊंगा।
तो उस टाइम पे भी क्या हुआ, जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया और वहाँ पे विधायी परिवर्तन हुए, तो विधायी परिवर्तन के लिए भी जो है जो गवर्नमेंट थी उसने 3 तरह की लिस्ट बनाई। पहली लिस्ट बनाई फेडरल लिस्ट, और उस फेडरल लिस्ट को आज की डेट में आप सेंट्रल लिस्ट बोल सकते हो, या तब भी सेंटर बोला जाता था। दूसरा हो गया प्रोविंशियल लिस्ट यानी कि प्रोविंसेस, और तीसरा हो गया कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब यह है कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर उस पर लॉ बना सकते हैं। और अगर 1935 के एक्ट को आप देखते हो तो इसका मतलब यह है कि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों मिलकर उस पर लॉ बना सकते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए दोस्तों। Residually power was vested in the viceroy. Power means power over subject which were not mentioned in any of list. यानी कि अगर किसी एक ऐसे कह लीजिए कि वायसराय को जो है ह्यूज पावर दे दी गई कि अगर कोई मैटर किसी लिस्ट में नहीं है और उस पर वो कानून बनाना चाहता है तो वायसराय उस पर कानून बना सकता है, उस पर अपनी सहमति दे सकता है या चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है दोस्तों। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, यानी कि जो हमारा बायकैमरलिज्म था उसमें जो है 11 में से 6 में जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उसका इंट्रोडक्शन कर दिया गया दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। 11 प्रोविंसेस थे तो टोटल जो है 11 प्रोविंसेस थे, उसमें से 6 में जो है बायकैमरलिज्म जो है इंट्रोड्यूस दोस्तों कर दिया गया। ये हुए हमारे लेजिस्लेटिव चेंजेस। हिंदी में भी गो थ्रू कर लेते हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांत के बीच। 3 सूचियाँ थी जो प्रत्येक संघीय सरकार के अधीन विषय देती थी, सूची केंद्र, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय में निहित थी। शक्ति का अर्थ है उन विषयों पर अधिकार जिनका किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किया गया था। 11 में से 6 प्रांतों को द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई दोस्तों। तो ये हुए दोस्तों हमारे जो है कहीं ना कहीं विधायी परिवर्तन यानी कि लेजिस्लेटिव चेंजेस दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अदर चेंजेस क्या हुए। अदर चेंजेस हुए दोस्तों एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, मतलब जो हमारी वुमेन्स थी और डिप्रेस्ड क्लासेस थी, दबा कुचला वर्ग था उस टाइम का, गरीब दबका था, उनके प्रिंसिपल्स में भी जो है कहीं ना कहीं उनका एक्सटेंशन किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल क्रेडिट एंड करेंसी ऑफ द कंट्री। देखिए दोस्तों अब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन सिंपल यहाँ से बन सकता है कि ये बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप आंसर कैसे कर पाओगे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसी के बाद जो है उसी के अंदर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है स्थापना की गई, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और इस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया था? क्रेडिट और करेंसी को कंट्रोल करने के लिए। कहाँ पर? देश के अंदर दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार घुमा फिरा के इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए आज की डेट में क्या है, यूपीएससी है, एसपीएससी है और जेपीएससी है। यानी कि यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाला मैटर है दोस्तों वो कहीं ना कहीं 1935 के एक्ट में आ चुका था। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल मतलब सेंटर हो गया, प्रोविंशियल मतलब स्टेट हो गया और जॉइंट मतलब दोनों के लिए हो गया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रावधान कर दिया गया था कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने हैं तो इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए जा सकते हैं कि वो सेंटर का हो, प्रोविंशियल का हो या जॉइंट हो या दोनों का हो। तो इस तरह से हम इन दोनों को मतलब जो है बना सकते थे दोस्तों। तो अगर आज हम यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो है एसपीएससी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर हम बात करते हैं इस तरह की तो ये कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की देन है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये चीज़ें नहीं आई होती तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज भी हमको दोस्तों देखने को नहीं मिलती। इसके बाद देख लेते हैं प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। यानी कि फेडरल कोर्ट आया। भैया आज का सुप्रीम कोर्ट देख लो, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो उस समय का फेडरल कोर्ट कह सकते हो आप। तो 1937 में जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। यानी कि जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो उस समय का फेडरल कोर्ट था। 1937 में उसको फेडरल कोर्ट बोलते थे, आज की डेट में उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फेडरल कोर्ट मतलब आज का सुप्रीम कोर्ट, ऐसे आप समझ लीजिए मत, क्लियर ही है वही चीज़ है। बाद में फेडरल कोर्ट का नाम बदल के ही सुप्रीम कोर्ट किया गया दोस्तों। तो 1937 में उसकी स्थापना कर दी गई थी दोस्तों। हिंदी में भी देख लेते हैं। महिलाओं, दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया गया। देश की साख और मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई दोस्तों। संघीय प्रांतीय संयुक्त लेख सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद 1937 में स्थापित संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था दोस्तों। मतलब सजेशन दे दिया गया था, वो एस्टेब्लिशमेंट बाद में हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य परिवर्तन हुए वो हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद ही दोस्तों।
तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होगे दोस्तों। आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं support@insightiq.in पर दोस्तों। मुझे आपकी क्वेरी को रिप्लाई करने में बहुत ही प्रसन्नता होगी दोस्तों। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा बचा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आई होप कल के लेक्चर में जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ साथ हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप क्लास को एंजॉय कर रहे होगे और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से अपनी जो है प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।